नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है विज्ञान की कक्षा में। आज मैं आपको विज्ञान के कोशिका पार्ट से परिचय कराऊंगी। तो ये आपका पार्ट जो है पार्ट नंबर 6 है, कोशिका से अंग तंत्र तक। और इसका लर्निंग आउटकम है कि आप जो है कोशिका के बारे में जान पाएंगे, कोशिका के विभिन्न अंगकों के नाम जान पाएंगे, उनके क्या कार्य हैं तथा पादप और जंतु कोशिका क्या है और उनके बीच में क्या अंतर है, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि सभी पादप और जंतु किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। तो आज इसी पर ही चर्चा करेंगे। आज आपकी विज्ञान की कक्षा, फिर उसी तरीके से विज्ञान का विच्छेद करेंगे। तो वी प्लस ज्ञान मतलब वी मतलब विशेष और ज्ञान। चलिए आज विशेष ज्ञान हासिल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यह आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जैसे आपको पता है कि जो कोशिका है, कोशिका ही जो है फर्स्ट पॉइंट है बॉडी का, जिससे कि बॉडी का निर्माण होता है, शरीर का हमारा निर्माण होता है। जैसे आपने एक घर को बनते हुए देखा है, घर का निर्माण कैसे होता है, ईंटों को परस्पर जोड़ के दीवार खड़ी करी जाती है, फिर उसका लिंटर डाला जाता है, छोटे छोटे कमरे बनते हैं और कमरे के बाद एक घर का निर्माण होता है। उसी तरीके से यदि हम शारीरिक अंगों के बारे में चर्चा करें और शरीर की संरचना को देखें तो हम पाएंगे कि जैसे ईंट को मिला करके एक दीवार का निर्माण किया जाता है और चार दीवारों के निर्माण से कमरे का निर्माण होता है, उसी प्रकार से हमारी कोशिकाएं भी, कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं और यही अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं और फिर ये शरीर का निर्माण होता है। तो और अगर कोशिका के संरचना के बारे में देखें तो जो परमाणु और अणु आपको पढ़ाया गया है, छोटे छोटे अणु और परमाणु के द्वारा ही कोशिका का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि यदि हम तुलना करें एक घर के निर्माण में और हमारे शारीरिक निर्माण के अंतर में, तो हम देखेंगे जो कोशिका है एक ईंटे के रूप में कार्य करती है और ऊतक एक दीवार का फॉर्मेशन हो जाता है। जब चारों दीवार मिलकर के एक कमरे का निर्माण कर लेती हैं तो वो अंग के रूप में आ जाते हैं और सभी कमरे मिलकर के जैसे कि कमरे होते हैं, तो ये कमरे किस तरीके से हो गए, अंग तंत्र से हो गए और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र का मतलब यह है, आपने आपके शरीर में देखा होगा कि बहुत सारे तंत्र हैं, आहार नाल है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और बहुत सारे, अगर आप ब्रेन के बारे में देखें तो ब्रेन में भी बहुत सारे पूरी मिलता है, आपको एक ग्रुप मिलता है उसमें मसल्स का, तो शरीर में, तो इस तरीके से सभी मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो ये जाने कि कोशिका की खोज किसने करी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, 1665 ईस्वी में किया था। तो अब उन्होंने जो ये कोशिका की खोज करी, इसमें क्योंकि कई जो हमारे वैज्ञानिक थे, इनका हाथ था, तो 1839 में फिर स्लाइडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन कर दिया कि कोशिका क्या है और सबसे पहले इन्होंने जो कॉर्क की जो बॉटल में लगती है, कांच की बॉटल में कॉर्क लगती है, उस कॉर्क के द्वारा उन्होंने कोशिका को देखा था सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने। फिर धीरे धीरे जो ये कोशिका का सिद्धांत आया वो किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने इसको प्रस्तुत किया। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि जो सजीव होते हैं, सजीवों का जो शरीर होता है वो एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और जो सभी कोशिकाओं की तथा सभी जो कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी ही कोशिका से होती है। तो मतलब ये नहीं है कि कोशिका अपने आप विकसित हो जाती है, नहीं, अगर कोशिका का कुछ ना कुछ अंश होता है उसके बाद ही, उसमें डिवीज़न होने के बाद ही कोशिका का दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। तो मतलब सजीवों में ये सेल पाए जाते हैं ज़्यादातर। और अगर देखा जाए तो और इन्होंने जब अध्ययन किया स्लाइडन और स्वान ने, तो उन्होंने बताया जो कोशिका है वो क्या है, जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो ये कोशिका सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे वो किसी प्रकार के जीव हों। और हम अगर अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, चाहे वो एक कोशिकी हो या दो कोशिकी हों। तो यदि एक कोशिकी मतलब वे जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है और जिसमें सारे कार्य एक कोशिका द्वारा होते हैं। तो
तो वो कार्य क्या होते हैं, जैसे अगर हम शारीरिक अंगों की बात करें तो हमारे सांस लेना, भोजन बनाना, शरीर के अंगों में, फिर उत्सर्जन का कार्य, पाचन, एब्जॉर्प्शन, सभी तरीके का कार्य होता है। तो एक कोशिका भी सारे वो कार्य करती है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या दो कोशिकीय जीव हो। और एक कोशिकीय का मतलब जिसमें सभी एक कोशिका के अंदर कार्य हो वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और द्विकोशिकीय जीव वे होते हैं, बहुकोशिकीय या द्विकोशिकीय जीव, जिसमें कार्य करने के लिए विभिन्न अंगक बने होते हैं, फिर बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और एक कोशिकीय जीव का अगर हम उदाहरण के बारे में पूछते हैं तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में अमीबा और पैरामीशियम ही आते हैं। और अगर आप अमीबा की संरचना को देखें तो अमीबा की जो है संरचना निश्चित नहीं है, वो अपना आकार बदलते रहते हैं, कभी गोल, अंडाकार, किसी न किसी तरीके से वो अपने आकार को बदलते रहते हैं। क्योंकि ये जल में पाए जाते हैं दोनों तरीके के एक कोशिकीय जीव, तो जब ये जल में इधर से उधर गति करते हैं तो ये भोजन या किसी भी चीज़ निर्माण के लिए पाद का निर्माण करते हैं। इनका कूटपाद होते हैं जिसके द्वारा ये बॉडी में सीधे भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और अगर अंगक की बात करें तो अभी मैं आपको और अंगक के बारे में बताऊंगी, कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं किसी भी कोशिका में, पादप हो या जंतु हो। और एक कोशिका में सभी जीव जो है एक जीव द्रव में बिखरे रहते हैं और एक ही झिल्ली होती है जिसके अंदर सारे ये अंगक पाए जाते हैं। तो ये सारे कार्य एक ही कोशिका में होते हैं। उसी तरीके से यदि हम पैरामीशियम को देखें तो पैरामीशियम का आकार चप्पल के आकार का होता है। इसमें भी ये भी एक कोशिकीय जीव है और इसके अंदर सभी चीज़ पाई जाती है, जितने भी कई तरीके के कोशिका अंगक होते हैं। अगर इसमें आप देखिए नाम लिखा हुआ है, इसमें जलधानी भी होती है, गुरु केंद्रक, सूक्ष्म केंद्रक, मुख, खांच, साइटोसोम, भोजनधानी, साइटोपाइज, और ये सारा कार्य जो है पूरी एक कोशिका में होता है। इसमें भोजन ग्रहण भी शरीर द्वारा होता है और ये अपशिष्ट भी निकल जाते हैं, ये पानी में निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इन एक कोशिकीय जीव में सारे कार्य एक कोशिका द्वारा होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब मन में बात आती है, हम कोशिका पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो आप बताइए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। जी हाँ, शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा कहलाती है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म नामक जीव की कोशिका होती है। और यदि हम सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो जो तंत्रिका कोशिका होती है, जो 1 मीटर लंबी तक होती है, जो हमारे संपूर्ण शरीर में फैली होती है, सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होती है। तो अब आप जान गए। अब इनकी, जैसे कि मैंने अभी आपको एक कोशिकीय जीव की आकृति बताई, उसी तरीके से कोशिकाओं की भी विभिन्न आकृति होती है। यहाँ देखिए मैंने आपको दिखाया कुछ चित्र, ये स्पिंडल आकार के होते हैं, कुछ सर्किल में भी होते हैं। लंबी है, ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। ये पादप रेशा का चित्र है, जो कि देखिए इसका आकार कैसा है। सारी कोशिकाएं कुछ गोल होती हैं, कुछ अंडाकार और घनाकार होती हैं, स्तंभाकार होती हैं। इस प्रकार कोशिकाओं की आकृति अलग अलग होती है अपने स्थिति के अनुसार कि वो शरीर में कहाँ पर उपस्थित हैं। और यदि हम कोशिका के बारे में देखना चाहते हैं तो आपने प्याज को छीला है, आपने देखा होगा कि आपके घर में प्याज है, अगर आप प्याज को छीलें तो उसमें से एक पतली सी झिल्ली निकलती है। उसको सेफ्रिन नामक एक रंगीन पदार्थ आता है, आपकी लैब में होगा, उसको आप उसमें डुबो करके और उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो ये प्याज की झिल्ली का चित्र आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें स्पष्ट कोशिकाएं आपको दिखाई पड़ेंगी, जिसमें एक केंद्रक है और विभिन्न प्रकार के सेल आपस में मिली हुई हैं। तो आपने देखा कि कैसे कोशिका विभिन्न प्रकार की हैं और आपस में एक दूसरे से आकृति में भिन्न होती हैं। कई जगह की कोशिका विभिन्न आकार का लेती हैं, तो हम इन्हीं आकार के आधार पर उनको वर्गीकृत करते हैं कि यहाँ की कोशिका इस प्रकार से है, यहाँ की कोशिका इस प्रकार से है। यदि हम आगे बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका का, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुकोशिकीय जीव में जो है कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो यदि हम चित्र देखें तो ये जंतु कोशिका का चित्र है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक अंदर पाए जा रहे हैं। और ये कई सारी कोशिकाएं मिल करके ही किसी भी पहले ऊतक का निर्माण करती हैं, फिर उसके बाद अंग का कोई भी ऑर्गन का निर्माण करती हैं, फिर ऑर्गन से पूरा वो ऑर्गन सिस्टम बनता है, मतलब अंग तंत्र बनता है। तो हम ये देख लेते हैं इसकी कि इसकी संरचना कैसी है। तो ये गोलाकार भी हो सकती है, कई आकारों में पाई जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जंत कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक हैं। देखिए पूरा चित्र दिख रहा है, बीच में केंद्रक है ये सेंटर में, और ये केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जा रही है। ये हमारा केंद्रक है और ये कोशिका द्रव में सभी अंगक पाए जा रहे हैं। राइबोसोम है छोटे छोटे, गोल्जी उपकरण है, प्लाज्मा झिल्ली है, तारक काय है। तो ये जंतु कोशिका का
चित्र है आपके आगे और आप देख रहे हैं कि कैसे कि अगर हम इसका लंबवत काट में देखें तो किस प्रकार से अंगक हमें नज़र आते हैं। तो इसमें कौन कौन से अंगक हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्त, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। इसी प्रकार से यदि हम पादप कोशिका का चित्र देखते हैं तो ये रहा पादप कोशिका का चित्र, क्योंकि आपने देखा होगा पादप कोशिका में चारों ओर एक मोटी भित्ति पाई जाती है जिसके द्वारा सभी ये ऑर्गेनेलीज एक साथ इकट्ठे रहते हैं। तो ये चित्र देखिए, इसमें कितनी चौड़ी कोशिका भित्ति बन रही है और इसमें सारे जितने भी हमारे अंगक हैं, हरित लवक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्त, बाह्य कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, गोल्जी उपकरण, केंद्रक, और ये सारे पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको सारे अंगक के नाम बता दिए कि जो कि कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे तारककाय, रिक्तिका, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रदव्य जालिका। कुछ पहले भी चर्चा करी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्त, केंद्रक सबके बारे में बताया। तो ये कोशिका अंगक किसी एक में अनुपस्थित होते हैं, किसी एक में पाए जाते हैं। इस कारण पादप कोशिका और जंत कोशिका में हम अंतर करते हैं। उसके अंतर के बारे में सबसे अंत में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले हम सभी कोशिकांगों के बारे में जान लें कि सभी कोशिकांग क्या होते हैं और कैसे कोशिका में पाए जाते हैं और ये क्या कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको सभी अंगक के बारे में बताया, चलिए एक बार फिर से नामों को दोहरा लेते हैं, इन अंगक के नामों को जो कोशिका में पाए जाते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि कौन से कुछ पादप कोशिका में पाए जाते हैं अंगक और कौन से जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं उसी तरीके से। कोशिका भित्त, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। फिर से नाम याद रखिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्त, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। आगे बढ़ेंगे, तारककाय, रिक्तिका, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रदव्य जालिका। तो ये सभी अपने अपने कार्य को कोशिका में संभालते हैं। तो चलिए एक एक पर हम धीरे धीरे इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले केंद्रक को हम जान लें। जब हमने कोशिका की संरचना देखी थी तो पादप कोशिका और जंत कोशिका में क्या अंतर था? जंत कोशिका में केंद्रक को हमने बीच में देखा था। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, जंत कोशिका में हमने केंद्रक को बीच में देखा था और पादप कोशिका में ये जो है थोड़ा सा सेंटर पॉइंट से हटके ऊपर आ जाता है। तो केंद्रक की स्थिति ये पाई जाती है कि जो जंतु कोशिका है उसमें जो है केंद्रक मध्य में है और जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में वो सेंटर से रिलोकेट हो जाता है, वो साइड में पाया जाता है। और केंद्रक की खोज किसने करी थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। अब जैसा कि केंद्रक जो है, केंद्रक की अगर संरचना देखें तो केंद्रक जो है संरचना में गोलाकृति का होता है और ये जंतु कोशिका में बीच में उपस्थित होता है, क्योंकि आपने सेल का चित्र देखा तो ये जो कहाँ पर है, ये कोशिका के बीच में पाया जाता है। अगर ये पूरी हमारी कोशिका है तो ये कोशिका में न्यूक्लियस बीच में रहता है और ये बीच में टिका कैसे रहता है? क्योंकि सपोज करिए अगर इसको बीच में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये बीच में कैसे रहेगा? तो ये बीच में अंतःप्रदव्य जालिका एक अंग पाया जाता है जिसके द्वारा ये कोशिका में मध्य स्थान में रहता है। और यदि हम संरचना के आधार पर देखें तो इसमें एक केंद्रिका होती है छोटी, और छोटी केंद्रिका के साथ साथ इसमें क्रोमोसोम भी फैले हुए होते हैं, क्रोमेटिन जाल पाया जाता है और ये चारों ओर केंद्रक झिल्ली द्वारा कवर रहता है और ये अंतःप्रदव्य जालिका द्वारा कोशिका में टिका हुआ रहता है। इसके बीच में केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। केंद्रक छिद्र द्वारा कुछ जो है कह दिया जाए कि भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है या कुछ प्रकार के केमिकल मैसेंजर्स जो हैं इधर इस छिद्र द्वारा आदान प्रदान किए जाते हैं। जब ये सेल डिवीज़न होता है तो बहुत सारी हार्मोन्स या एंजाइम्स वगैरह चाहिए इनको डिवाइड करने के लिए, तो केंद्रक में वो केंद्रक छिद्र द्वारा आते जाते रहते हैं छिद्र द्वारा। तो ये केंद्रक की संरचना हो गई। यदि हम केंद्रक के बारे में, मैंने भी कार्य के बारे में बताया कि केंद्रक का क्या कार्य है। केंद्रक का कार्य है कोशिका की वृद्धि और विभाजन करना, क्योंकि जब आप और आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो इसमें विभाजन आप अर्धसूत्री समसूत्री पढ़ेंगे कि सभी कोशिकाओं में विभिन्न तरीके का विभाजन होता है। कोशिका एक कोशिका से कई संख्याओं में, 2 में भी विभाजित होती है, कई संख्या में विभाजित होती है। तो ये विभाजन किस तरीके से होता है ये आप आगे की कक्षाओं में
पढ़ेंगे। तो और भी जैसे कि आपने हम अगर जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। उन निश्चित क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर ही जंतु अपनी आकृति और संरचना प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य में 44 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो ये क्रोमोसोम ही जो है, अगर हम इस संरचना में देखें तो जो क्रोमेटिन जाल पूरा फैला हुआ है, ये सारे हमारे क्रोमोसोम ही पूरे कोशिका में पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ही निश्चित होता है कि जंतु का कौन सा आकार और आकृति होगी। तो आपने देखा कि केंद्रक की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी। और केंद्रक का क्या कार्य है? कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना। तो अब आपको समझ में आया कि केंद्रक का क्या कार्य है। आगे बढ़ते हैं। और कोशिका भित्ति सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कभी जैसे आपने कमरे में देखा है कि कमरों में बहुत सारा सामान रहता है, उस सामान को व्यवस्थित करने के लिए हम दीवारों का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार एक कोशिका में जो विभिन्न प्रकार के अंगक हैं, उन्हें भी इकट्ठा करके रखने के लिए कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो ये कोशिका भित्ति है, इसकी खोज किसने करी? ये एक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पूरी कोशिका में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। केंद्रक है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स भी हैं, कई सारी रिक्तिका वगैरह पाई जाती हैं। और ये जो चारों ओर पाई जाती है, ये क्या कहलाती है? हमारी कोशिका भित्ति। ये क्या करती है? कोशिका की रक्षा करती है। और या पौधों में पाई जाती है, क्योंकि जंतुओं में तो कई प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसके चारों ओर सारे ऑर्गेनेल्स इकट्ठे रहते हैं, लेकिन ये पादप कोशिका में केवल पाई जाती है, कोशिका भित्ति। जब आप पौधों को देखते हैं तो एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन होता है सेलुलोज का, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। और जो है कोशिका की पौधों जो पौधों में मटेरियल पाया जाता है, सारा जो और चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये कोशिका की रक्षा करती है या केवल पौधों में मिलती है। इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी। यदि हम इसकी संरचना देखते हैं तो आइए आपको दिखा रही हूँ। ये संरचना है इसकी, जिसमें जो पूरी लेयर है, इसमें प्रोटीन, सेलुलोज, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज एक साथ एक क्रम में पाए जाते हैं। प्रोटीन का पूरा कई जगह जगह पर प्रोटीन पाए जाते हैं, सेलुलोज होता है और पैक्टिन के पदार्थ पाया जाता है, और हेमीसेलुलोज मिला करके ये पूरी कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। ये कोशिका भित्ति कभी पौधों में दृढ़ होती है और कहीं पर जो है थोड़ी सी कमज़ोर सी होती है। आपने देखा होगा कुछ पौधों की डालों को तो आप हाथ से काट लेते हैं, लेकिन जब कुछ पौधे जो है बहुत मोटे हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं, तो ये कोशिका भित्ति बहुत ही कड़ी हो जाती है, जिसको आप हाथ द्वारा नहीं काट पाते हैं। तो सभी पौधों में भी ये अलग अलग प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पौधों की जो वृद्धि होती है, ये जो कोशिका भित्ति है, कहीं बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है तो आप उसको हाथों से नहीं काट सकते हैं, फिर आपको कोई औजार लेकर के काटना होता है। तो ये सभी पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है, ये सेलुलोज पर डिपेंड करती है कि सेलुलोज की मात्रा उसमें कितनी है, तो कोशिका भित्ति का आकार ही वैसा हो जाता है। यदि अगले हम कोशिका अंगक की बात करें तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ों को एक ढांचा देने के लिए, सभी को एक अपना स्थान देने के लिए जो केंद्रक है, क्या होता है? केंद्रक कोशिका में मैंने आपको बताया कि सेंटर में पाया जाता है जंतु कोशिका में। अगर इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये कोशिका में इधर उधर गति करता रहेगा और इसको एक अपना निश्चित स्थान नहीं मिलेगा। तो जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ये केंद्रक को मध्य स्थान में रखती है। ये सपोर्ट देती है जो कोशिका है हमारी, और उस कोशिका के अंदर केंद्रक को मध्य स्थान में रखने के लिए। अगर हम पादप कोशिका में देखें तो जो ये हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये पाई जाती है, लेकिन थोड़ी सी कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि उसका जो सेंटर में है केंद्रक नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा जो कोशिका द्रव्य है उसमें ये फैली हुई पाई जाती हैं। लेकिन यदि हम जंतु कोशिका की बात करें तो ये केंद्र से कोशिका की जो झिल्ली होती है वहाँ तक की ये पूरी फैली हुई पाई जाती है। ये देखिए पूरी ये कोशिका झिल्ली तक की। और अगर इसका आकार देखें तो ये ऐसे सीढ़ी नुमा पाई जाती हैं पूरी कोशिका में। ये केंद्रक हो गया। इसी तरीके से केंद्रक के इधर भी ये पूरी झिल्ली में पाया जाता है। इसके ऊपर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं, इनकी झिल्ली पर पाए जाते हैं। तो अभी आप आगे राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, लेकिन अंतःप्रद्रव्य जालिका में ये राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। यदि हम खोज की बात करें तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी।
और इन्होंने ये बताया कि ये केंद्रक को एक निश्चित स्थान देता है कोशिका में। ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करती है और केंद्र को मध्य स्थान में स्थापित करती है। और क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये प्रोटीन संश्लेषण में इसकी सहायता करते हैं। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका का चित्र हो गया। और ये दो प्रकार की होती हैं, चिकनी भी होती हैं जिनमें राइबोसोम, कुछ अंतःप्रद्रव्य जालिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता, उन्हें चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और जिन पर राइबोसोम होते हैं वो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जानी जाती हैं। यदि हम अन्य कोशिकांग की बात करें तो कोशिका झिल्ली आ जाती है, जो जंतु कोशिका में पाई जाती है और ये पादप कोशिका में भी होती है। जंतु झिल्ली में भी प्रोटीन और लिपिड के निर्माण द्वारा ही ये झिल्ली का निर्माण होता है, जो सभी कोशिका अंगक और जीव द्रव्य को एक जो है अंदर एक कवर में रखती है। और ये क्या कार्य करती है, क्योंकि ये कई सारी कोशिकाएं मिल करके ही एक ऑर्गेनेलीज बनाती हैं, तो ये जो एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। अब वो पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं जो आपकी कोशिका के निर्माण के या उसके विकास के लिए सहायक होते हैं। तो अब खोज की बात करते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की खोज हमारे कोशिका झिल्ली की खोज 1855 में स्विस वनस्पति वैज्ञानिक कार्ल नेगेली और आरसी कैमर द्वारा की गई। इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली है, ये देखिए कोशिका झिल्ली का चित्र, इसमें जो ये लिपिड होती है, लिपिड की दो लेयर होती हैं, जिसमें कि प्रोटीन के कई सारे बीच बीच में, क्योंकि हमारे जो झिल्ली बनी होती है किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की, तो ये बीच बीच में फैले हुए प्रोटीन के पार्ट्स रहते हैं। और जब आदान प्रदान की बात करें तो इनके बीच में जो है ना, ये देखिए कोशिकाओं से पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है। ये पूरी झिल्ली है, ये हमारे देखा जाए तो ये प्रोटीन हो गए, प्रोटीन के बाद में स्पेस है थोड़ा सा जिससे आदान प्रदान हो रहा है, और ये दोनों लिपिड के पार्ट हो गए। इस तरीके से ये कोशिका झिल्ली हो गई, जिसके द्वारा हमारे सभी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आपने और देखा जाए तो हरित लवक अब एक अंगक आ जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये हरे रंग का होता है और ज़्यादातर ये ना पौधों की कोशिकाओं, पादप कोशिका में पाया जाता है। अगर इसके कार्य की चर्चा करें तो इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। जैसे हमारे घरों में भी रसोई घर होता है, तो ये जो हरित लवक या इसको क्लोरोफिल कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये कोशिका का रसोई घर होता है, क्योंकि ये पादप कोशिका में भोजन का निर्माण करता है। जैसे हमारे किचन में खाना बनता है, वैसे ही ये हरित लवक मदद करता है भोजन बनाने में। और अगर इसकी खोज के बारे में देखें तो जो हरित लवक की खोज किसने करी थी, हैकेल ने की थी। और इस हरित लवक को लवक, जो हमारा हरित लवक है, लवक शब्द का प्रयोग किसने किया था, शिम्पर ने किया था, जिनका पूरा नाम है AFWS शिम्पर जी। तो इन्होंने इसका नामकरण किया था, क्योंकि जैसे आपका नाम घर में कोई रखता है वैसे ही इस अंगक का नाम रखा था शिम्पर जी ने। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो है इनमें कैरोटीनॉइड वर्णक पाए जाते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये प्रकाशीय ऊर्जा को संचित करते हैं भोजन के रूप में, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि पादप ही सबसे मुख्य स्रोत हैं भोजन के लिए। आपको पता है कि वो प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये वही अंगक हरित लवक है जो हरे रंग का पौधों में पाया जाता है और ये भोजन का निर्माण करता है। इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अब राइबोसोम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था अभी, अंतःप्रद्रव्य जालिका में दो प्रकार की जालिकाएं पाई जाती हैं, एक चिकनी होती हैं और एक खुरदरी होती हैं। तो उसी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के चारों ओर दाने के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई, तो इसके चारों ओर दाने के आकार की होती हैं। इसका आकार देखिए बिल्कुल कैसा है, बटन जैसा है। दो छोटे छोटे बटन जुड़ करके बीच से धागा निकला हुआ होता है, और ये इस तरीके के। तो इसमें दो यूनिट होती हैं, एक लार्ज बड़ा बटन और एक छोटा बटन जिसे कह लें, जिसे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक 70S होती है और ये 80S होती है। तो ये दोनों प्रकार की कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में, अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी होती हैं, और ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में भी बिखरी हुई होती हैं। मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम का कार्य क्या है। जैसे कि देखा जाए तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती है तो उसमें कौन सहायक होता है, राइबोसोम होता है। और इसकी खोज किसने करी थी, जॉर्ज पैलेट ने करी थी राइबोसोम की खोज।
अब रिक्तिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए जल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कोशिका में भी जल पाया जाता है और जल का संचय किस में होता है? रिक्तिका में होता है। रिक्तिका वैक्यूल जिसे कहते हैं, ये पादप कोशिका और जंत कोशिका दोनों में पाई जाती है। और यदि हम अगर इसको देखें तो ये पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार की होती है और जंत कोशिका में ये बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। और यदि इनके कार्य के आधार पर देखें तो ये क्या करती हैं? लवण और पदार्थों का संग्रहण करती हैं तथा शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती हैं। इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज, वैक्यूल की खोज एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी। यदि अगले अंगक के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाता है। जैसे कि हमारे घर में मीटर लगा होता है लाइट आने के लिए, वैसे ही कोशिका में कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, क्योंकि हमें जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया अंगक द्वारा मिलती है। और इसका आकार कैप्सूल की तरह होता है। जैसे आपने कैप्सूल देखा है, कैप्सूल को खोलिए तो उसमें पाउडर सा होता है, उसी तरीके से ये कैप्सूल है जिसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टी नामक, ये पूरा, अगर इसको कैप्सूल, ये ऐसे लंबा कैप्सूल हो गए तो ये क्रिस्टी नामक पूरा कोशिका में फैले हुए होते हैं। और ये जो है पूरे जो क्रिस्टी क्या करती हैं? हमें ऊर्जा दिलाने में मदद करती हैं। ये दो प्रकार, इसमें दो झिल्लियाँ होती, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, जिसके अंदर ये क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली में पाई जाती है। और इसकी खोज एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। अब लाइसोसोम की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जन का काम होता है, वैसे ही मतलब एब्जॉर्प्शन का काम होता है। शरीर में क्या करते हैं? जो छोटी आंत में रेशे पाए जाते हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे ही ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी डवे ने 1955 में की थी। और ये भी पचाने का, जैसे हमारे बड़ी आंत और छोटी आंत होती, खाना पचाने का कार्य होता है, तो कोशिका में भी खाना पचाने का कार्य लाइसोसोम करती है। ये क्या कार्य करती है? कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करती है। अब गोल्जी काय के बारे में जानते हैं। गोल्जी काय जो अंगक है उसकी खोज कैमेलियो गोल्जी ने करी थी। अब ये जो है क्या करती है? ये पुटिकाओं के रूप में, मतलब छोटे छोटे ये ऐसे लेयर होती हैं, कई सारी छोटी बड़ी, और ये छिटके हुए भी होते हैं इनके कुछ पार्ट छोटे से, इस तरीके से ये कोशिका में पूरी फैली हुई होती हैं। अगर देखें तो इसमें सिक्रेटरी वेसल्स होती हैं और कई सारी, ये देखिए फेसेस बने हुए होते हैं। ये एक झोले की तरह होती हैं, कई पतले पतले झोले टाइप में जो है ये आपस में, जैसे कहा जाए छोटे छोटे झोले आपस में जुड़े हुए होते हैं। यदि कार्य के बारे में चर्चा करें तो गोल्जी काय जो है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या अन्य अणुओं को पुटिकाओं के माध्यम से आवश्यक स्थानों तक पहुँचाते हैं, इसलिए कोशिका के अणुओं के यातायात का निर्देशक कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है कि आपको निर्देश देता है कि यहाँ जाना है या नहीं जाना है, या ये होता है कि कोशिका में किसी पदार्थ की ज़रूरत किसी अंगक में होती है, तो ये उसी तरीके का ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है। ये अपने झोलों में भर के सारे पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। तारक काय की खोज किसने करी थी? ब्रेडन ने करी थी, थियोडोर बोवेरी ने करी थी। ये केंद्रक के पास में पाया जाता है तथा कोशिका के विभाजन में सहायक होता है और यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब कोशिका द्रव्य, क्योंकि यदि कोशिका द्रव्य कोशिका सेल में नहीं होंगे तो जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो एक जगह नहीं होंगे। जैसे आप झोले में सामान डालते हैं, सारा इकट्ठा हो जाता है, तो ये जो कोशिका द्रव्य है वो इकट्ठा नहीं होने देता सभी ऑर्गेनेलीज को, और ये क्या करता है? जैसे ये केंद्रक हो गया, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, इसमें ये कोशिका द्रव्य सभी अंगक को अपने स्थान पे रखता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। यह केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। और क्या करता है? ये कोशिकांगों को अपने स्थान पे उपस्थित रखता है। अब यदि अंतर की बात हम कर लें तो कोशिका में पादप और अभी मैंने आपको कुछ सभी अंगकों के बारे में बात बताई, और दोनों का चित्र लगभग समान ही आकार का है। कुछ ही अंगक एक कोशिका में होते हैं और कुछ अंगक दूसरी कोशिका में पाए जाते हैं, और दोनों में किस अंगक के कारण क्या अंतर होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्त पाई जाती है, मोटी सेलुलोज की होती है। ऐसा जंतु कोशिका में नहीं होता। पादप कोशिका में भोजन का निर्माण होता है, उसमें हरित लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, सेंट्रोसोम में उपस्थित होते हैं। और पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और संख्या में एक होती है, जैसे कि आपको भी चित्र में मैंने दिखाया। और जंतु कोशिका में कई सारी रिक्तिकाएँ होती हैं, वैक्यूल मतलब, लेकिन वो छोटे छोटे आकार की होती हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक केंद्रक का भी अंतर होता है कि केंद्रक परिधि की ओर होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में मध्य में होता है और बड़ा केंद्रक होता है, और जो केंद्रक परिधि की ओर पादप कोशिका में हो जाता है। तो ये आपने देखा कि कैसे कि एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो
तो अब आपको और पूरा पाठ के बारे में, कोशिका के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है खंड का और खंड खा को सुमेलित करना है। छोटी रिक्तिकाएँ किसमें पाई जाती हैं? छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं जंतु कोशिका में। हरित लवक का क्या कार्य है? हरित लवक का कार्य है, बताइए क्या कार्य है हरित लवक का? हरित लवक क्या कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण। हरित लवक क्या कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। अमीबा जो है हमारा पादप को, हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। हरित लवक पौधों में क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में भोजन बनाने का कार्य करता है, जिसे कोशिका का किचन भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि कैसे कोशिका के अंगक हैं और उनके कार्य क्या हैं। आप एक बार आप सभी अंगकों के नाम ले लेते हैं जो कोशिका में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी अंगक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और इनके विभिन्न कार्य हैं। तो देखा आपने कि कैसे एक कोशिका में भी सभी कार्य होते हैं, जैसे कि हमारे शारीरिक अंगों में होते हैं, और विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक इन कार्यों को करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे केंद्रक का कार्य है कोशिका विभाजन का, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस है काम, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है किचन में जैसे खाना बनता है उसी प्रकार के हमारे पौधों में खाना बनाने का कार्य करता है। तो अब आपको समझ में आ गए हैं विभिन्न कोशिकांगों के बारे में और उनके कार्य के बारे में। आइए अब आपको मैं गृह कार्य दे देती हूँ। आपका गृह कार्य है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आपको चित्र बनाना है और कोशिकांगों को उनमें निरूपित करके उनके नाम लिखने हैं। तो आप कर लेंगे। आपकी पुस्तक में भी चित्र बना हुआ है, आप पुस्तक की सहायता ले सकते हैं। तो आज मैं यही, अभी आगे पार्ट में बहुत कुछ है, हार्मोन और एंजाइम्स के बारे में और पौधों और जंतुओं में समन्वयन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।